हेलो, कैसे हैं सभी? अरे भाई कैसे हो? अच्छे नहीं हो? क्यों? हैं? आज तो नहीं नहीं, कवर चढ़ा के आया हूं ना। अच्छा, अपडेट। अच्छा, नया वर्जन अपलोड अपडेट हुआ है। क्या लग रहे हो सर? क्या लग रहा हूं बता? आज तो चमक रहे हो। आहा, आज तो 18 के लग रहे हो। 17.5। और कुछ बोलो। 2 महीने का। दूध की बोतल मत पकड़ा देना हाथ में। हाँ, चलिए साहब, संख्या कम लग रही आज भी। क्या बात है? इंग्लिश। साला इंग्लिश के चक्कर में मेरा मामला क्यों बैठा रहे हो यार? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो 12 साल का लग रहा, 32 का नहीं, 12 का। हाँ? ये जूता खुला खुला है। 32। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना। सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत की प्रैक्टिकली जो थ्योरी है वो हमारे कंसेप्ट में आनी चाहिए। और ये सिद्धांत एक बात कहता है कि हमारा माइंड आखिरकार काम कैसे करता है, हम क्या सोचते हैं, कार्य कैसे करते हैं, जो सोचते हैं वो कैसे प्रैक्टिकल होता है। सिगमंड फ्राइड का ये सिद्धांत बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत। यहां से भर भर के प्रश्न आते हैं। कल सीटेट का एग्जाम किसने दिया? प्रश्न आए कुछ? हाँ या ना? ऐसा तो नहीं कि बाल विकास जो पढ़ा उस बाल विकास में से कुछ चीज मिली नहीं हो, बुद्धि में से, व्यक्तित्व में से कुछ चीजें मिली नहीं हो, ऐसा हुआ? आया प्रश्न, है ना? तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों पेपर के अंतर्गत हमने कल भी झंडे गाड़े हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी हम झंडे गाड़ते रहेंगे। अप्लाइड प्रश्न है, सारे प्रश्न अप्लाइड थे, कंटेंट बेस्ड सीटेट में नहीं आते, फिर भी एज इट इज एग्जाम्पलों के साथ में सारी चीजें देखने को मिली। देखें, देखें, सिगमंड फ्राइड ये सिद्धांत जब देता है तो ये बताने का प्रयास करता है कि आखिरकार हमारा माइंड कैसे काम करता है और हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट तब होता है जब हम कोई कार्य करते हैं, और कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है। जब तक हमारा दिमाग कुछ भी आदेश नहीं देगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। जैसे मैं यहां से वहां आता हूं, वहां से यहां आता हूं, मेरे दिमाग में विचार आएगा तो ही आऊंगा जाऊंगा, बाकी थोड़ी आऊंगा। अगर कोई सामने से आ रहा, मैं उसको देखकर नमस्कार करता हूं कि बाबूजी नमस्कार, तो मेरे दिमाग में विचार उपज हुई, विचार पैदा हुआ तो ही तो मैं नमस्कार करूंगा ना। अब आदेश कहां का है? मस्तिष्क का। कार्य किसने किया? शरीर ने। अब मस्तिष्क आदेश जैसा देगा वैसा वैसा शरीर कार्य करेगा। अब शरीर जैसा कार्य कर रहा है, अच्छा या बुरा, इसी के बिहाव पर मेरी पहचान होगी। ये तो नालायक है, ये अच्छो आदमी है। दो ही बातें होती ना, ये अच्छा है, ये बुरा है ना? इसके जैसा तो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। ये गांव का सबसे समझदार आदमी है, और गांव में अगर कोई नालायक है तो अरे अरे वो बात ही मत कर उसकी। तो चीजें अपने आप में पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने वाली चीजें बनती ऑटोमेटिक। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है, लेकिन व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है। लेकिन व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताएं अर्ध चेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। जो भी काम शुरू करोगे, सोचना, समझना, विचार, चिंतन, स्मरण होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब अचेतन मन की वजह से हमारा सारा काम हो रहा है। यहाँ कोचिंग आने से पहले और कोचिंग से जाने के बाद XYZ किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना हो, किसी से मिलना हो, कहीं पर जाना हो, कहीं पर आना हो, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं? विचार करते हैं।
जयपुर आने से पहले भी आपने विचार किया कि वैकेंसी आने वाली है? बोलो यस या नो। जयपुर आने से पहले हमने क्या किया? विचार आया किया कि वैकेंसी आने वाली, हमें मिलना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें ये बात करनी चाहिए। बोलो यस या नो। तो प्रैक्टिकली जो चीजें देखने को मिलती है वही बातें आपके दिमाग में आती है। तो ये सोचने समझने विचार चिंतन करने का काम, ठीक है, कौन से मन की वजह से होता है? अचेतन मन की वजह से। व्यक्ति कार्य करते समय कौन से मन में होता है? तो चेतन मन में होता है। और व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताएं अर्धचेतन मन के माध्यम से। सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने भाग बताए? 3 भाग बताए। सिगमंड फ्राइड ने मन के भाग बताए, कितने भाग बताए? तो 3 भाग बताए। और 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, इस कारण इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। करेक्ट? यहां तक लिख लिया था? हाँ या ना? आगे लिखो चेतन मन। एक एक मन के भाग को पढ़ लेते हैं, फिर देखें कॉन्शियस माइंड में आ जाओ। चेतन मन, चेतन मन। कौन सा मन बेटा? चेतन मन। अब चेतन मन क्या है, किस प्रकार का है, किस प्रकार की बातें होती है, इन चीजों के ऊपर देखिएगा। चेतन मन, दोस्तों चेतन मन को देखो, मस्तिष्क की जागृत अवस्था, जब आपका माइंड एक्टिव है, इसका मतलब आप कौन से मन में हो? मस्तिष्क की जागृत अवस्था क्या कहलाती है? चेतन मन कहलाती है। मस्तिष्क की जागृत अवस्था, बोलो क्या कहलाएगी? चेतन मन। या दूसरा अर्थ लिखना बंद करो, या दूसरा अर्थ समझेगा, मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे। बोलो कौन सा मन कहलाता है? चेतन मन। आप कक्षा में बैठे हुए कौन से मन में बैठे हुए हो? चेतन मन में। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करता हो, बोलो कौन सा मन कहलाता है? तो चेतन मन कहलाता है। यही बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि मन का वह भाग जो अपना ध्यान, मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे, विषय वस्तु पर केंद्रित करे। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे, क्या कहलाता है? चेतन मन कहलाता है। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे, वो क्या कहलाएगा? चेतन मन कहलाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात और आसानी से चीजें समझने वाली बात है। तो मस्तिष्क की जागृत अवस्था कौन से मन को कहलाती है? चेतन मन कहलाती है। कि मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे, बोलो कौन सा मन कहलाएगा? चेतन मन कहलाता है। याद रखना, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति कार्य करते समय कौन से मन में होता है? चेतन मन में होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति कार्य करते समय, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति कार्य करते समय कौन से मन में होता है? तो चेतन मन में होता है। फिर याद रखना, सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन का कुल भाग सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन का कुल भाग कितना बताया? 1/10वां भाग बताया। कौन सा भाग बताया बेटा? 1/10वां भाग बताया। 10वां भाग बताया। या कुल भाग कितना होता है? तो 10% बताया। 1/10 कहो या 10% को, बात एक ही आएगी। तो ये तो है केवल चेतन मन की बात। व्यक्ति कोई भी प्रैक्टिकली काम कर रहा हो उस समय व्यक्ति कौन से मन में होता है? तो चेतन मन में होता है। कि मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करता हो, बोलो कौन सा मन कहलाता है? चेतन मन कहलाता है। ये बात भी आपके दिमाग में अच्छे से स्थाप लेनी है। और मस्तिष्क की जागृत अवस्था कौन से मन माइंड को प्रकट करती है? तो चेतन मन को ही प्रकट करती है। दूसरा मन कौन सा है हमारा? अचेतन मन। कौन सा मन?
अचेतन मन। दोस्तों अचेतन मन का मतलब होता है, अब देखो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात करते हैं। दमित इच्छाओं, मैंने आपको परसों के दिन भी बताया था, बताया नहीं बताया? नहीं बताया? अरे बताया नहीं बताया? दमित इच्छाओं, आवश्यकताओं, कुंठाओं का भंडार ग्रह, समझाया नहीं समझाने की दृष्टि से? ठीक है, तो देखो दमित इच्छाओं, आवश्यकताओं, कुंठाओं एवं स्वप्न का भंडार ग्रह। हमारी अगर अनंत इच्छाएं हैं, जब तक कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक दमित इच्छा है, और हम उन इच्छाओं की पूर्ति के बारे में हमेशा विचार करते रहते हैं। बोलो जो इच्छाएं हैं हमारी, वो इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनके बारे में विचार करेंगे, दबी हुई इच्छाएं वो। व्यक्तित्व के निर्माण में चेतन मन ही सबसे प्रमुख होता है। ये आप अभी चेतन सचिन सैनी थोड़ा सा होल्ड करें, जिसका ईगो प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, जिसमें फिजिकली और मेंटली आवश्यकताएं बैलेंस होती है, उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान बनती है और व्यक्ति को उसी व्यक्ति की समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बनती है। तो चेतन मन के भाग बताएंगे हम। इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसे हम किसके नाम से समझते हैं? ईगो, जिसका अहम शक्तिशाली होता है ना, उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इसी का आगे वाला पार्ट हम पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाने वाला हूं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है। दमित इच्छाएं, जो इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं दमित हैं, लेकिन हम उसके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। तो बोलो सोचने का काम कौन से मन का होता है? अचेतन मन का होता है। आवश्यकताएं अनंत है, बोलो अगर किसी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो हम उसके बारे में निरंतर विचार करते रहते हैं। बोलो आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में विचार करना कौन से मन का काम है? ठीक है, अचेतन मन का। कौन से मन का काम है बेटा? अचेतन मन का। कुंठाएं, निरंतर प्रयास, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं इसको, भग्नाशा है ना, फ्रस्ट्रेट होना। निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में उसी निराशा को भग्नाशा या कुंठा कहते हैं। लगातार आप, कोई लड़का अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, उसको नौकरी मिल ही नहीं रही, बोलो फ्रस्ट्रेट होकर क्या कहता है? अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं तो खेती बाड़ी संभाल लूंगा, इससे अच्छा। तो बोलो नौकरी से वो क्या हो चुका है? फ्रस्ट्रेट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में नौकरी का विचार हमेशा रहता है, उसके बारे में सोचता ही सोचता है। सपने, हमारे हजारों सपने होते हैं, लेकिन हजारों सपने पूरी थोड़ी होते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि मेरा एक सपना है, देखो तुझे अपनों में। आहा, तो भाई ये सपने अनंत है, बोलो सपनों के बारे में भी तो हम विचार ही करते हैं। तो ये भी हमारे अचेतन, हम देखना सपने देखना कौन से मन का काम होता है? तो सपने देखने का मतलब हमारा माइंड काम कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, इसका मतलब ये अचेतन मन का ही काम है। सपने भी किसके होते हैं? अचेतन मन के ही होते हैं, क्योंकि सपनों के बारे में भी हम सोचते हैं। सपने वही होते हैं जो हमारी इच्छाओं से जुड़े हुए होते हैं। कोई इच्छा पूरी हो जाती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो उसी के सपने देखते हैं, उसी के सपनों में खोए रहते हैं। हाँ मत करो बावड़ो, है ना। फिर देखें मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर, मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाह्य जगत में विचरण करता हो, बाह्य जगत में विचरण करता हो, अचेतन मन कहलाता है। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाह्य जगत में विचरण करता हुआ अचेतन मन कहलाता है। फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। क्लास में बैठे हो लेकिन दिमाग घर पे लग रहा है ना। बोलो कौन सा मन है? अचेतन मन। चाय बना के आए हैं, चाय जल्दी जल्दी लेट हो गई, चाय के बर्तन छोड़ के आए, क्लास में बैठे हो लेकिन दिमाग में आ रहा है, छोरियों के दिमाग में आता ना, सबसे पहले घर जाती वो ठीक रे माजने पड़ेंगे। बोलो बैठी कहाँ है? क्लास में, लेकिन विचार कहाँ चल रहा है? घर पर, है ना। ये जो छोरे यहाँ पर बैठे रहते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, यार वो दोस्त आज आने वाला है, आज बार काफ़ी दिनों के बाद मिलेंगे, बैठे कहाँ हो? क्लास में, लेकिन दिमाग भाई दोस्त के साथ चल रहा है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली होती है कि मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाह्य जगत में विचरण करता। बोलो कौन सा मन कहलाता है? अचेतन मन कहलाता है। सिगमंड फ्राइड ने हमारी बुद्धि का संबंध अचेतन मन से बताया। बोलो हमारा माइंड जो होता है वो हमारी बुद्धि से कौन सा भाग जोड़ता है?
अचेतन मन से ही जोड़ता है। हमारी बुद्धि का संबंध कौन से मन से होता है बेटा? अचेतन। क्योंकि बुद्धि का मतलब क्या, मैंने आपको बुद्धि जब पढ़ाया था तो पहला लाइन क्या लिखा है? सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन, स्मरण करने की मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। बोलो सोचने समझने का काम हमारा मन, कौन सा मन करता है? तो हमारी बुद्धि का संबंध कौन से मन से हुआ? अचेतन मन से हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखना, हमारी बुद्धि का संबंध, बुद्धि का संबंध अचेतन मन से होता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए हमारी बुद्धि का संबंध कौन से मन से होता है, तो अचेतन मन से होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, याद करना, सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का कुल भाग कितना बताया? 9/10 भाग या 90% बताया। कितना होता है? 9/10 भाग या 90% होता है। सिगमंड फ्राइड ने हमारी बुद्धि का संबंध या बुद्धि, सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का कुल भाग, अचेतन मन का कुल भाग 9/10 भाग या 90% भाग बताया। 9/10 भाग या 90% भाग बताया। यही बात आपको इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। फिर लॉजिकली आगे हम बात करते हैं, याद रहे सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य कौन से मन के माध्यम से शुरू होता है? तो अचेतन मन के, चेतन नहीं, अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। किसी भी कार्य के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक वो कार्य शुरू नहीं होगा। बहुत सारी बातें मैंने बिना सोचे समझे कर लिया, ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो बिना सोचे समझे हो। अगर हम किसी को अगर गलत शब्द भी बोल रहे हैं तो भी सोच समझ के ही बोलेंगे। किसी पे गुस्सा आता तो उसको गालियां भी दे रहे हैं ना तो भी सोची समझी है, क्योंकि हमारे पूर्व अनुभव से आ रही है वो। मैं यही तो चीज समझाना चाह रहा हूं कि सिगमंड फ्राइड के माध्यम से ये जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत यह कहना चाहता है कि आखिरकार तुम्हारी खोपड़ी जो काम करती है, खोपड़ी काम कैसे करती है, ईड ईगो सुपर ईगो में यही चीजें समझनी है आपको, है ना? ज्यादा ही समझ रहे हो ना? ज्यादा नहीं समझना ना। साक्षात्कार के समय मनुष्य बातचीत चेतन मन से करता है या अचेतन मन से करता है? बातचीत करते समय व्यक्ति चेतन मन में होता है। किसमें होता है? चेतन मन में होता है। लेकिन चेतन मन में वही बात बोल पाएगा जो अचेतन मन में तुरंत सोचेगा। इड ईगो सुपर ईगो, थोड़ा सा सब्र करो तो आपको पूरी चीजें लाइन टू लाइन चेन समझ में आएगी। व्यक्ति अचेतन मन में ईड में जो सोचता है तत्काल यहां पर बोलता, जो यहां पर बोलता सही बोलता गलत बोलता है उसका पता चेतन मन में चलता है। साक्षात्कार जो होता है हमेशा चेतन मन का होता है। किसका होता है? चेतन मन का होता है। साक्षात्कार एक विधि है जिसके माध्यम से हम चेतन मन का पता लगाते हैं। व्यक्तित्व मापन की दो विधियां होती है, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों के माध्यम से अचेतन मन का पता चलता है। सॉरी, अप्रक्षेपी विधि के माध्यम से चेतन मन का पता चलता है और प्रक्षेपी विधि के माध्यम से अचेतन मन का पता चलता है। अप्रक्षेपी विधियां चेतन मन, प्रक्षेपी विधियां अचेतन मन। साक्षात्कार की जो विधि है ये एक अप्रक्षेपी विधि है। साक्षात्कार विधि हुई, प्रश्नावली विधि हुई, जीवन इतिहास हुआ, आत्मकथा हुआ, समाज मिति हुई, ये अप्रक्षेपी विधियां जिसके माध्यम से व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन होता है जिसमें बालक सोच समझकर जवाब देता है। जैसे थैमेलेटिक एप्रिसिएशन, सीएटी, टीएटी, आईबीटी, एसएटी, डब्ल्यूसीटी, ये जो विधियां ना वो प्रक्षेपी विधियां हैं जिसके माध्यम से अचेतन मन का अध्ययन होता है। तो थोड़ा सा कंटिन्यू में रखो। देखो, सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का कुल भाग कितना बताया? 90% बताया। फिर याद रखना, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य कौन से मन के माध्यम से प्रारंभ होता है बेटा? अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। व्यक्ति अगर एक्टिव है, साक्षात्कार के दौरान एक्टिव ही होना पड़ेगा तो चेतन मन ही है। और व्यक्ति अगर किसी बारे में सोच रहा है तो इसका मतलब अचेतन मन की बात है।
तीसरा भाग कौन सा बेटा? अर्धचेतन। कौन सा? अर्धचेतन। अब अर्धचेतन मन का क्या लॉजिक है देखो, पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना अर्धचेतन मन कहलाता है। पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना कौन सा मन कहलाता है? अर्धचेतन मन कहलाता है। पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना क्या कहलाता है? अर्धचेतन मन कहलाता है। पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना कौन सा मन कहलाता है? तो बेटा अर्धचेतन मन कहलाता है। ठीक है, जब भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपको अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा है। जब आप परीक्षा देते हो, क्या देते हो बेटा? जब आप परीक्षा देते हो उस समय कोई प्रश्न ध्यान में आता है, लेकिन जब उसे लिखने की कोशिश करते हैं उस समय वापस माइंड से क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है। जैसी परीक्षा खत्म होती है, ठीक है, जैसी परीक्षा खत्म होती है, परीक्षा खत्म होते ही आपके दिमाग में आता, ओ तेरी ये तो मेरा गलत हो गया, आते हुए भी गलत हो गया। बोलो आप कौन से माइंड में थे? अर्धचेतन मन में। बिल्कुल क्लियरली बातें चीजें आपको समझनी है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए अर्धचेतन मन का माइंड क्या है कि पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना कौन सा मन कहलाता है? तो अर्धचेतन मन कहलाता है। बोलो माइंड कितने हुए? 3, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो यहां तक की बात ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे के संबंध में। आगे का जो लॉजिक आता है वो लॉजिक क्या है? सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की, पीस ऑफ आइस हिमखंड से की। ठीक है, ये याद रखना। नॉट सिगमंड फ्राइड ने मन के भागों की तुलना बर्फ के टुकड़े से की, बर्फ के टुकड़े से की। ठीक है, याद करना, सिगमंड फ्राइड ने मन के भागों की तुलना किससे की? बर्फ के टुकड़े से की। अब ये बर्फ के टुकड़े से की तो ये मान लेते हैं कि ये कोई बर्फ का टुकड़ा है जो पानी में तैर रहा है। ठीक है, ये पानी के बाहर का हिस्सा है। बोलो कौन सा मन हो जाएगा? हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमेशा कौन से मन के माध्यम से होती है? चेतन मन के माध्यम से होती है, क्योंकि व्यक्ति प्रैक्टिकली काम यही करता है। ये पानी के अंदर जो हिस्सा डूबा हुआ है ये कौन सा मन हो जाएगा? तो अचेतन मन हो जाएगा। और कभी कभी दोनों के बीच की स्थिति को प्रकट करने वाला जो भाव होगा वो कौन सा होगा? अर्धचेतन मन होगा। एक चीज याद रखना, अर्धचेतन मन भी चेतन मन का ही अंश होता है। अर्धचेतन मन कौन से मन का भाग होता है? चेतन मन का होता है। देखो, मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करे चेतन मन कहलाता है। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाह्य जगत में विचरण करता हो अचेतन मन कहलाता है। और पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में ना आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना अर्धचेतन मन कहलाता है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि अर्धचेतन मन भी चेतन मन का ही अंश है। मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपने प्रश्न को सुना, बोलो कौन से मन में? आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपनी स्मृति में जाओगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे। बोलो कौन से मन में जाओगे? अचेतन मन में। मेरा प्रश्न यह था कि भारत देश आजाद कब हुआ? बोलो प्रश्न आपने सुना, कौन से मन में सुना? उत्तर लेने के लिए कौन से मन में गए? और तुरंत आपने उत्तर बोला कि 1948। क्या मैंने जो प्रश्न पूछा उसका सही जवाब है? क्या मैंने आपको पहला ऐसा सिखाया कि भारत 1948 में आजाद हुआ, ऐसा सिखाया क्या? नहीं सिखाया। इसका मतलब इसका संबंध न तो अचेतन से न चेतन से है।
दोनों से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, इसका संबंध कैसे, चेतन मन से। याद रखना कि शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछने पर बालक तत्काल गलत जवाब देता है, इसका मतलब बोलो कौन सा मन है, अर्ध चेतन मन है। क्यों है, याद रखना, बात को तो उसने ढंग से सुना, प्रश्न का जवाब भी उसने तत्काल दिया, बोलो बात को सुनकर तत्काल गलत जवाब दिया, बोलो गलत जवाब देने में भी एक्टिव था या नहीं था, बोलो एक्टिवनेस हमेशा कौन से मन की होती है, लेकिन जवाब तो गलत है ना, सही उत्तर तो नहीं है, इसका मतलब उसका प्रैक्टिकल संबंध चेतन से भी नहीं और अचेतन से भी नहीं है। तो याद रखना, अर्ध चेतन मन जो होता है वो कौन से मन का भाग होता है, चेतन मन का ही अंश होता है। ये बातें इसके अंदर ध्यान में रखनी होती है। अब ये 3 प्रकार बताए। अच्छा बताइए, याद रखना कि चेतन मन कितना % होता है, 10, और 90% कौन होता है, तो हमारा ये अचेतन मन होता है। अर्ध चेतन मन का कोई प्रतिशत नहीं होता, ये 10% में ही शामिल रहेगा। कंप्लीट लिखें। जब जाऊं तब पूछ लेना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सामने बैठी है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 1947 जवाब दिया, बोलो साक्षात्कार में चेतन मन का ही पता चल रहा है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, आमने सामने बैठकर तात्कालिक परिस्थिति पर किया गया वार्तालाप, जिसमें व्यक्ति के तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जब मैं आपको आपसे कोई प्रयोग करवाऊँ, आपके सामने कोई प्रयोग करूँ, फिर आप सोच समझ कर जवाब दोगे। तत्काल मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ, आप सीधा सीधा जवाब दे रहे हो, चेतन मन है। मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, आप सोच समझ कर टाइम लेकर आप जवाब देते हो, अचेतन मन। आप इन चीज़ों को पहले एक बार सीखो, आपको ऑटोमेटिक लाइन टू लाइन समझ में आएगा। एडवांस में आप पूछोगे फिर कन्फ्यूज हो जाओगे आप। थोड़ा सा धैर्य रखो, पूरी चीज़ समझ में आएगी। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत अच्छे अच्छे फेल हैं, बच्चों की नहीं, मास्टर भी फेल है। चेंज
आगे बढ़े। मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन से मन पर निर्भर करती है? तो चेतन मन पर ही निर्भर करती है, क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या किए गए? प्रैक्टिकल अध्ययन किए गए और प्रैक्टिकल कार्यों का ही अध्ययन करते हुए उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु का निराकरण और क्या कहते हैं, आधार बनाया। हम जो पढ़ते हैं मनोविज्ञान की विषय वस्तु को, अब हम कौन से मन के माध्यम से पढ़ते हैं? तो चेतन मन के माध्यम से पढ़ते हैं। और इन चीज़ों को याद कौन से मन में रखते हैं? तो अचेतन मन में। मनोविज्ञान तो छोड़ो, ठीक है, हर सब्जेक्ट की यही स्थिति चलेगी। सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा? सिलेबस ये व्यक्तित्व का चैप्टर खत्म होते ही 5 घंटे क्लास हो रहा है, साइकोलॉजी खत्म। जाना ही पड़ेगा भाई। व्यक्तित्व मतलब अधिकतम 10 घंटे की क्लास हमारी साइंस और बची है, ठीक है? हैं? ऐसे नहीं क्या? चलिए साहब लिखें, अर्धचेतन मन। एग्जाम्पल देकर समझाइए सर। सर अर्धचेतन मन, गुरुदेव जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है उसका सही पता लगाने के लिए शायद उस पर कोई प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो व्यक्ति सच बोलने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव आपको सही लगे तो बता देना। व्यक्ति झूठ बोलता है, जब हकीकत का पता चला फिर वो सच बोलता है, तो ये व्यक्तित्व की ही पहचान है। इसमें प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां कार्य करती हैं, है ना? एग्जाम्पल देकर समझाइए। एग्जाम्पल यही है कि आप अगर प्रैक्टिकली कोई कार्य कर रहे हो, व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो चेतन मन। आप किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, अचेतन मन। आपसे कार्य करते समय अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो रही है तो वो अर्धचेतन मन। साक्षात्कार के समय सीधा सीधा सा जवाब देता है। व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं तो क्या सोच के बोलोगे? भारत में कितने राज्य हैं, कितनी क्या चीजें, सोचने की जरूरत ही नहीं, सीधी प्रैक्टिकली चीजें हैं ये। लेकिन आपके सामने अगर कोई मैं डायग्राम रखूं, कोई चित्र दिखाऊं, चित्र देखने के बाद आप बोलोगे, फिर वो सोचने वाली बात आ जाती है। ये याद करना। साक्षात्कार आपको प्रैक्टिकली बात जो समझनी है, साक्षात्कार हुआ प्रश्नावली। आप परीक्षा के अंदर पेपर जो लिखते हो, आप दिमाग में कौन से मन से लिखते हो? तो चेतन मन में लिखते हो। कौन से मन में? परीक्षा कौन से मन में देते हो? चेतन मन में देते हो। यहां पर आप अपने विचारों को, मैंने आपको इस सिद्धांत की शुरुआत में क्या समझाया कि इसमें आपको यह चीज जानने को मिलेगी कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। ईड ईगो, सुपर ईगो जो मैं आपको बताने वाला हूं, यही चीज समझनी है आपको। आप अगर लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो चेतन मन है। परीक्षा दे रहे हो, चेतन मन है।
लेकिन आपके सामने कोई प्रयोग हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, कोई नौटंकी हुई, उस चीज को आपने देखा, फिर आप उसके बारे में सोच कर कहते हो। बोलो क्या है? गदर 2 देख रहे हो, बोल रहे हो, चेतन मन। गदर की स्टोरी घर पे आने के बाद सुना रहे हो, ठीक है? तो सोच समझ के बोलो यार, किसने क्या अभिनय, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। स्मृति पर आधारित चीजें अचेतन मन से जुड़ी हुई होती है। देखें, अब याद रखना, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए चेतन मन के कितने रूप बताए? 3। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए चेतन मन के 3 प्रकार बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब आपको मैं फिर बता रहा हूं कि व्यक्ति, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं चेतन मन में बोल रहा हूं, ये मेरा अहम है, मेरा ईगो है, लेकिन ये बातें मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मेरे इड में विचार आ रहे हैं, जो सारी चीजें भरी हुई है वो मेरे इड में भरी हुई है ना। अब दिमाग में आता है, सर आप बोल रहे हो कौन से मन में? मैं तो चेतन मन में ही बोल रहा हूं। लेकिन व्यक्ति का मन जो वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में जो सोचता है, दूसरे भाग में उसको बोलता है। अब सही बोलता है कि गलत बोलता है, इसका पता दूसरे भाग में चलता, मतलब ईगो में चलता है। और पश्चाताप और नैतिकता की बातें तीसरे मन में करता है, सुपर ईगो में करता है। देखो समझो, लिखें, एक लाइन लिखे, फिर मैं इस अपने फॉर्मेट को लाता हूं, है ना। सचिन तिवारी, अर्धचेतन मन भी तो कुछ भाग होता होगा, नहीं होता बेटा, है ना, ये याद रखना। अर्धचेतन मन चेतन मन का ही भाग होता है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए चेतन मन के 3 रूप बताए। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए चेतन मन के 3 रूप बताए। चेतन मन के कितने रूप बताए थे बेटा? 3 रूप बताए, ठीक है। व्यक्तित्व का निर्धारण, अब रुक जाओ, लिखना नहीं है ना। व्यक्तित्व का निर्धारण, दोस्तों व्यक्तित्व के निर्धारण में चेतन मन के 3 रूप बताए। पहला कौन सा है? इड। इड को हम क्या कहते हैं? इदम। क्या है बेटा? इड, जिसे हम क्या कहते हैं? इदम। दूसरा है ईगो, जिसे हम कहते हैं अहम। तीसरा है सुपर ईगो। क्या है बेटा? सुपर ईगो, जिसे हम कहते हैं परा अहम। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण करते समय चेतन मन के रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, ये याद करना। वैष्णव सर ने अचेतन और अर्धचेतन बताया था। अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग सोच, उसका तो इलाज मेरे पास में नहीं है बेटा, ठीक है। सर अर्धचेतन मन चेतन मन का ही पार्ट है, अच्छे से क्लियर कीजिएगा। मैं आपसे एक बात बताऊं, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, जैसे आपको कहीं जाना है, विचार किया मुझे जाना है, अचेतन मन की वजह से विचार हुआ। बाइक को किक लगाई, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कौन से मन में चला रहे हो? चेतन मन में। लेकिन चलते चलते कहीं ध्यान भटक गया, कौन से मन में चले गए? चलते चलते चेतन मन से कौन से मन में चले गए? अचेतन मन से। बात समझ में आ गई? अब चेतन मन और अचेतन मन के बीच की स्थिति के अंतर्गत जैसे ही आपका ध्यान भटका और सामने से कोई चीज आ गई, अब वो चीज जैसे ही आई, वापस आपका माइंड अचेतन मन से निकलकर चेतन मन में आने का प्रयास करेगा, तब तक क्या हो गया? एक्सीडेंट। बोलो दोनों मन के बीच की स्थिति क्या हो गई? अर्धचेतन। बोलो असफलताएं, गलतियां कहां होती है? कार्य करते करते हम कहीं खो जाते हैं। जैसे खाना बना रहे हैं ना, किसी की याद आ गई, खो गए। बोलो रोटी जल गई, बोलो हमारा कौन सा माइंड है? अर्धचेतन मन। कार्य करते थे चेतन मन में, विचारों में गए अचेतन मन, लेकिन वापस ध्यान से लौट कर आए, तब तक तो जल गई। बोलो कौन सा मन? अर्धचेतन मन। जब ध्यान भटकेगा तब चीजें गड़बड़ होगी। गलतियां कहां होती है भाई? सिंपल सी बात है, हम चेतन मन में लिखते हैं ना, देखो परीक्षा दे रहे हैं हम, चेतन मन में लिखते हैं, गोले भर रहे हैं, लेकिन वो बातें हम याद कौन से मन की वजह से करते हैं? अचेतन मन। कौन से मन की वजह से? अचेतन मन। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान में
नहीं आते, याद नहीं आते हैं, फिर हम गोला भर देते हैं। फिर भी अब गोला भरने का काम तो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, लेकिन गोला गलत भर रहे हैं। बोलो अर्ध चेतन मन हुआ कि नहीं हुआ? क्या प्रश्न का सही जवाब है क्या? नहीं, गोला तो गलत ही भरा, लेकिन गोला भरते समय हम एक्टिव तो हैं, लेकिन फिर भी गोला क्या है? गलत है। बोलो कौन सा मन है? असफलताएं, त्रुटियां, गलतियां, अर्ध चेतन मन। ठीक है, गोला भरते समय हम एक्टिव जरूर हैं, लेकिन गलत भर रहे हैं। बोलो क्या है? अर्ध चेतन है बेटा। अरे सीधी खेलते खेलते समय आप लंगड़ी टांग खेली ना आपने बहुत सारी बार। लंगड़ी टांग खेलते समय आपका जिस डिब्बे में पैर रखना था, उस डिब्बे में पैर ने रख के आगे वाले डिब्बे में पैर रख दिया। बोलो हम क्या करते हैं? ओ, ये ओ क्या है? मतलब त्रुटि हुई है। इसका मतलब हमारा माइंड हल्का सा डाइवर्ट होकर वापस आया है। इसी स्टेज को हम किसमें, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन माइंड में देखते हैं। कार्य प्रैक्टिकल चल रहा है। मैं आपसे सीधा सीधा सा बोल रहा हूं, चेतन मन। सोच समझकर कुछ बातों पर विचार करके बोलूं, अचेतन मन। बोलते बोलते कोई लाइन लिखाते लिखाते मेरा ध्यान भटक जाएगा, थोड़ा सा सही लिखा फिर गलत हो गया। बोलो कौन सा मन? अर्ध चेतन मन। ये चीजें इसमें। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए चेतन मन के कितने रूप बताए, कितने तत्व बताए? 3। पहला कौन सा बताया? इड। दूसरा ईगो। तीसरा सुपर ईगो। अब आप अपने माइंड में किसी भी प्रकार का विचार लाने से पहले बिल्कुल शून्य हो जाइए, क्योंकि मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपका माइंड आखिरकार कार्य कैसे करता है। ठीक है, ये याद करना। सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय चेतन रूप के 3 रूप बताए, जिसे हम पहला क्या कहते हैं? इड। इड का संबंध किससे होता है? तो याद रखना, अचेतन मन से होता है। इड का संबंध कौन से मन से होता है बेटा? अचेतन मन से होता है। अभी आप किसी भी प्रश्न के बारे में सोचने से बेहतर है कि इसके ऊपर ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूं वैसे सुनना। ईगो का संबंध जो होता है दोस्तों, वो किससे होता है? चेतन मन से होता है। और सुपर ईगो का संबंध कौन से मन से होता है? तो अर्ध चेतन मन से होता है। लेकिन इसका मूल संबंध कौन से मन से होता है? तो चेतन मन से, क्योंकि अर्ध चेतन मन भी चेतन मन का ही हिस्सा है। ठीक है, ये 3 बातें आपके दिमाग में अच्छे से छपी हुई होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व निर्धारण। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता कहां चलता है? अब व्यक्ति अगर कोई बैठा बैठा सोच रहा है, बोलो उसकी शक्ल को देख रहा, बता सकते हो कि व्यक्ति अच्छा या बुरा? बता सकते हो क्या? नहीं। व्यक्ति जब कोई प्रैक्टिकली काम करेगा तो प्रैक्टिकली कार्य हमेशा कौन से मन में होता है? चेतन मन में होता है, तभी तो उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये याद रखना, पहला प्रश्न, पहला लेसन, पहली सीख, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हमेशा चेतन मन में होता है, ईगो के माध्यम से होता है। अब मैं अपने ऊपर लाता हूं चीजों को। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बोलो मैं पढ़ा रहा हूं आप, तो मैं कौन से मन में हूं? चेतन मन में हूं। कौन से मन में हूं बेटा? चेतन मन में। अब मैं मनोविज्ञान की जितनी भी बातें आपके सामने बोल रहा हूं, जितना भी मेरा अनुभव है, सब कुछ बातें मैं जो बोल रहा हूं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बोलो एक्टिव हूं या नहीं हूं? अब एक्टिव तो हूं, और मनोविज्ञान की जितनी भी बातें बोल रहा हूं, जो मनोविज्ञान की बातें तत्काल यहां पर सोच रहा हूं, वही बातें मैं तत्काल यहां पर बोल रहा हूं। बोलो सोचने का काम कहां होता है? मेरी बुद्धि कहां है? सोचने समझने विचार चिंतन का काम मैं कहां कर रहा हूं? तो तत्काल मेरा माइंड यहां पर जो विचार क्लिक करता है, उन्हीं विचारों को मैं तत्काल यहां पर बोल रहा हूं। बोलो बोलने का काम कहां हो रहा है और सोचने का काम कहां हो रहा है? बोलो मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है? मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं जो कुछ हूं, मेरी बुद्धि कहां होती है? तो सोचने समझने विचार चिंतन करने का काम कहां होगा? तो जो यहां पर मनोविज्ञान की सारी बातें मेरे कौन से मन में सुरक्षित है? तो अचेतन मन में जो कुछ बातें तत्काल सोचता हूं, तत्काल वो बातें कहां पर बोलता हूं? बोलो एक शिक्षक पढ़ाते समय कौन से मन में होगा? लेकिन पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कहां से आ रही है? बोलो व्यक्ति का माइंड ऐसे काम करेगा, जो अचेतन मन में सोचेगा तत्काल चेतन मन में बोलेगा। अब सही बोला कि सही सोचा या गलत सोचा, उसका पता कहां चलता है? बोलो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा तो कार्य करने की सोचना प्लानिंग कहां करता है? अब उसकी प्लानिंग जो प्रैक्टिकल होगी वो कहां होगी? अब वो प्लानिंग सही है या गलत है, बोलो उसका पता कहां चलेगा बेटा? बोलो व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर ही तो उसके व्यक्तित्व का पता चलेगा ना, व्यक्ति सही है या गलत। ठीक है, और नैतिकता और आदर्शों की बातें कहां करता है? अर्ध चेतन मन मतलब सुपर ईगो के अंतर्गत।
मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से सारी सारी बातें आपके सामने सिद्ध कर दूंगा कि हमारा माइंड 3 स्टेप में काम करता है। पहले सोचता है, जैसा सोचता है वो वैसा बोलता है। अब सही सोचता है, सही बोलता है, उसका पता सेकंड स्टेप चेतन मन में चलता है। उसी के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। और याद रखना, तीसरे भाग में व्यक्ति अपने पश्चाताप के आंसू रोता, आदर्शात्मक और नैतिकता की बातें करता है। ये याद रखना। अब 3 बातें और समझो, ठीक है। व्यक्ति के मन के 3 भाग है। व्यक्ति के मन के तीनों भागों में अलग अलग आवश्यकताएं होती है। व्यक्ति हमेशा अपनी शारीरिक आवश्यकता पर बल देता है अचेतन मन में, और मानसिक आवश्यकता को माइनस रखता है। फिजिकली आवश्यकता को प्रायोरिटी पर रखता है और मेंटल आवश्यकता को, ठीक है, माइनस में रखता है। मन का वह भाग जो अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति पर सबसे ज्यादा बल देता है, इड या अचेतन मन। व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकता के बारे में सोचेगा। कौन से मन में सोचेगा? ठीक है, इड में ही सोचेगा या अचेतन मन में ही सोचेगा। मुझे भोग विलास चाहिए, मुझे सुख संपदा चाहिए, मुझे किसी के बारे में कुछ भी गलत सलत सोचेगा, सब कुछ काम इसमें होगा। व्यक्ति अपनी फिजिकली और मेंटली आवश्यकता के बीच में बराबर संतुलन कौन से मन में करता है? ठीक है, और व्यक्ति अपनी मेंटल आवश्यकता को प्लस करता है और फिजिकली आवश्यकता को माइनस करता है। कौन से मन में करता है? मन के कौन से भाग में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की प्रमुखता मानता है? तो ठीक है, इड में। फिजिकल और मेंटली आवश्यकता में संतुलन बनाने का काम किसमें होता है? और मेंटली आवश्यकता को प्राथमिकता किसमें दी जाएगी? सुपर ईगो के अंतर्गत। अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने जो भी खड़ा हूं, जितनी भी मनोविज्ञान की बातें बोल रहा हूं, बोलते समय, मैं पढ़ाते समय कौन से मन में हूं? लेकिन जो कुछ भी मनोविज्ञान की बातें आपके सामने बोल रहा हूं, ये सारी सारी बातें कहां से आ रही है? अचेतन मन का मतलब मेरी बुद्धि से आ रही है, मेरी योग्यता से आ रही है, मेरे अनुभव से आ रही है। तो मेरा अनुभव, मैं तत्काल यहाँ पर जो सोचता हूँ वही बातें मैं यहाँ पर बोलता हूँ। अब मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इसी के बिहार पर मेरे व्यक्तित्व का पता चलेगा। अब सही बोल रहा हूँ तो आप मेरा सम्मान करोगे, और गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरा सम्मान नहीं करोगे। बोलो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर ही उसकी पद प्रतिष्ठा, पहचान बनती है। बोलो, पहचान कहाँ बन रही है मेरी? तो चेतन मन में बन रही है। और इसी के बिहार पर अगर मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, इसी के आधार पर मैं नैतिकता की बातें करूंगा, मोटी मोटी बातें करूंगा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तुम यह करो, यह नहीं करो, ऐसी बातें बोलूंगा। घटिया से घटिया काम अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो इस भाग्य की वजह से करूंगा। वो घटिया काम है कि नहीं है इसका पता यहां पर चलेगा, और फिर वही मोटी मोटी बातें फेंकना। इसमें मेरा माइंड कितने भागों में काम कर रहा है? मैं किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा विचार करूंगा। वो विचार करने का काम कहां करूंगा? और ये विचार सिर्फ और सिर्फ मेरी कौन सी आवश्यकता के कारण होगा? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए करूंगा। अब वो कार्य, जो विचार मैंने किया, किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने जो विचार किया, वो विचार सही है या गलत, उसका पता कहां चलेगा? चेतन मन में। और भाई साहब, फिर व्यवहारिक बातें कहां करूंगा? सुपर ईगो के अंतर्गत। अब ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपके सामने बात रख रहा हूं। एक घटिया एग्जांपल यूज कर रहा हूं, जिसका आधार मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने किसी एक अकेली लड़की को देखा, इस अकेली लड़की को देखने के बाद मेरे मन में तुरंत विचार आएगा, मैं इसका पीछा करूंगा। ठीक है, इस अकेली लड़की को देखकर तुरंत मेरे मन में विचार आएगा, मैं इसका क्या करूंगा? पीछा करूंगा। बोलो, इसका पीछा करना मतलब काम वासना शारीरिक आवश्यकता है, यस या नो? अब मैंने घटिया से घटिया सोच बना ली, मैं इसका पीछा करूंगा। बोलो, मेरे अचेतन मन की वजह से, इड के माध्यम से मैंने विचार किया, और मैंने इस जैसा विचार किया, मैंने वैसा विचार करने के बाद इसका पीछा करना शुरू कर दिया। बोलो, कार्य की शुरुआत हो चुकी है अचेतन मन की वजह से। अब मैं उसका पीछा कर रहा हूं। बोलो, कौन से मन में कर रहा हूं? चेतन मन में। मैं इसका पीछा करते करते यहां पर आ गया, ये लड़की यहां तक पहुंच गई और मैं यहां तक पहुंच गया। ठीक है, मैंने तो घटिया ही विचार किया। बोलो, सोचना समझना विचार चिंतन किस में आएगा? अचेतन मन में। मैंने किसी के बारे में अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, इसमें सोचूंगा। अब जैसा सोचूंगा वैसे तो मैं कार्य शुरू करूंगा। कार्य शुरू करने का काम इसका होता है, तो कार्य करना चेतन मन में होता है। तो मैं इसका पीछा करते यहां तक आ गया। अब याद रखना, कार्य की शुरुआत हो गई। अब जैसे ही मैं यहां तक पहुंचा, ये लड़की यहां तक पहुंची, यहां पर 5-7 लोग पहले से ही खड़े हैं। इन लोगों को देखकर मेरे मन में विचार आएगा, मैं जो भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मुझे ये लोग देख तो नहीं रहे हैं। बोलो, कार्य गलत कर रहा हूं, ये मेरे मन में विचार डेफिनेटली आएगा। बोलो, कार्य की वास्तविकता का पता हमेशा किस में चलता है? व्यक्ति सही है या गलत है, उसका पता कहां चलता है? चेतन मन के अंतर्गत। जैसे ही मैं इन लोगों से बच के यहां पर निकलता हूं, ये लड़की यहां पर पहुंच जाती है, और मैं यहां पर पहुंच जाता हूं। सामने से मेरी बहन और मेरी मां आ रही थी। मेरी बहन को देखते मेरे मन में विचार आता, छी मैं ये क्या कर रहा हूं, मेरे घर में भी तो मेरी बहन है। बोलो, नैतिकता और आदर्शों की बातें मैंने कहां की?
अर्ध चेतन मन सुपर ईगो के अंतर्गत की। बोलो घटिया से घटिया बात सोचना, सोचने का काम कहाँ होता है और प्रैक्टिकली काम कहाँ होता है और नैतिकता की बातें कहाँ होती है। किसी आइसक्रीम वाले को देखने के बाद मेरे मन में विचार आता है मैं आइसक्रीम खाऊंगा। बोलो आइसक्रीम खाना शारीरिक आवश्यकता है या नहीं? मेरे मन में विचार तुरंत आया मेरे पास में पैसे नहीं तो मैंने विचार बनाया मैं चोरी करूंगा। बोलो चोरी करने का विचार कहाँ आया? मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। जैसे मैं हाथ आगे ले जाता हूं मेरे मन में तुरंत विचार आता आइसक्रीम वाला मुझे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर देख लेगा तो मारेगा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। बोलो कार्य की हकीकत का पता कहां चल रहा है? यस या नो? जैसे मैं हाथ आगे ले जाता हूं आइसक्रीम वाले का, जैसे आइसक्रीम उठाने की कोशिश करता हूं तुरंत मेरे मन में विचार आता है यार ये गलत हो रहा है, कम से कम आइसक्रीम वाले के भी तो पैसे लेंगे, इसके भी तो बाल बच्चे हैं, मैं घर से पैसे लेकर आता हूं फिर आइसक्रीम खाता हूं। बोलो कौन सी बात आ गई? सुपर ईगो। बोलो माइंड मेरा कितने चरणों में काम कर रहा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आवश्यकता के बारे में सोचना इसका काम होता है, शारीरिक और मानसिक आवश्यकता में संतुलन बनाना इसका काम होता है, और मानसिक आवश्यकताओं को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना इसका काम होता है। बोलो मन के भागों को समझे या नहीं समझे? कितने भाग आए बेटा? 3, इड, ईगो और सुपर ईगो। कंप्लीट, ये याद रखना। अब मैं इसके कुछ पॉइंट जो विगत भर्ती परीक्षा में जो परीक्षा में बिंदु आ चुके हैं उनको भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसकी जो महत्वपूर्ण कथन वो भी आपके सामने रख रहा हूं, तीनों को डिवाइडेशन के आधार पर। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य मन के इसी भाग में प्रारंभ होता है। मन का प्रत्येक कार्य, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य मन के इसी भाग में प्रारंभ होता है। नंबर 2, मन के इस भाग में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं पर सर्वाधिक बल देता है। व्यक्ति मन के इस भाग में अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति पर क्या देता है बेटा? बल देता है। मन के इस भाग में काम वासना पाई जाती है। मन के इस भाग में क्या होती है बेटा? काम वासना, मतलब फिजिकली रिक्वायरमेंट वासना पाई जाती है। ठीक है, मन का यह है या मन की यह निरंकुशवादी सत्ता है, निरंकुशवादी सत्ता है। मन का निरंकुशवादी सिद्धांत कौन से मन को कहते हैं? हम तो इडगो ही कहते हैं। मतलब ये किसी के भी बारे में कुछ भी सोच सकता है, गलत सलत जैसा सोचना होगा वैसा सोचेगा। हमारे मन पर हम नियंत्रण लगा सकते हैं क्या? किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार या कोई भी विचार पैदा हो सकता है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, तो निरंकुशवादी सत्ता है। इसमें पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब व्यक्ति किसी के भी, जानवर जो ऐसा होता है ना वो हर किसी के बारे में कुछ भी सोचता नहीं, वो जैसा करना वैसा ही वही करता है। याद रखना, मन के इस भाग को या मन का यह भाग सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करता है ना। इसे हम कहते, एक प्रश्न आया कि मन का वह भाग जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हुए यह कहता है कि खाओ पियो और मौज करो। बोलो खाओ पियो मौज करो की दशा कौन सी है? यही है। सामाजिक नियम गए तेल लेने। बोलो उस लड़की को देखकर मेरे मन में विचार है कि मैं तो इसका पीछा करूंगा। बोलो सामाजिक नियमों से मैं डर रहा हूं क्या? तो इसका मतलब खाओ पियो और मौज करो, जलसा, ये सारी बातें घटिया से घटिया सोच किस में आती है? इसी भाग में आती है। ठीक है, मन के इस भाग में व्यक्ति सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर, ठीक है, खाओ पियो मौज करो की स्थिति में रहता है। ठीक है, खाओ पियो और मौज करो की स्थिति में रहता है। मन का यह भाग व्यक्ति को अच्छे कार्यों से बुरे कार्यों की ओर अग्रसर करता है। मन का यह भाग
व्यक्ति को अच्छे कार्यों से बुरे कार्यों की ओर और अग्रसर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और चीज याद रखना, व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करता है, गलत प्लानिंग कर लेता है या गलत सोच रखता है, तो बोलो उसका विनाश और उसका पतन निश्चित है। तो ये व्यक्ति के कुप्रबंधन एवं पतन का कारण बनता है। व्यक्ति के विनाश का कारण कौन सा मन होता है? तो इड अचेतन मन ही होता है। ठीक है, यह व्यक्ति के कुप्रबंधन व पतन का कारण बनता है। ठीक है, इसे स्वायत्तता की दशा भी कहते हैं। मन का वह भाग जिसे व्यक्ति की स्वायत्तता की दशा, मतलब व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर, दुनिया जाए भाड़ में। इसका मतलब खुद के बारे में ही सोचेगा। ठीक है, दशा भी कहते हैं। घटिया से घटिया काम, घटिया से घटिया सोच, अच्छे से अच्छा काम और अच्छे से अच्छा कोई भी विचार इड में ही होगा, ये याद रखना। करेक्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसा सोचेगा वैसा बोलेगा, जैसा बोलेगा पता चलेगा कि अच्छा या बुरा। बोलो, व्यक्तित्व का पता हमेशा किस में चलता है? चेतन मन में। और सिगमंड फ्राइड, मैंने आपको क्या कहा कि सिगमंड फ्राइड सिर्फ और सिर्फ यह समझाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है, फिर पता चलता है कि अच्छा है या बुरा। बोलो, 3 लेवल में चल रहा काम। ईगो, इड व सुपर ईगो में संतुलन स्थापित करता है। इधर देखो, मैंने क्या कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कहां होती है? चेतन मन में होती है, ईगो में होती है। और ईगो इड और सुपर ईगो में संतुलन स्थापित करता है। बोलो, इड में व्यक्ति कौन सी आवश्यकता पर बल देता है और सुपर ईगो में कौन सी आवश्यकता पर बल देता है? तो दोनों आवश्यकता में बैलेंस कर देगा। बोलो, व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित होगा कि नहीं होगा? न किसी आवश्यकता को कम, न किसी आवश्यकता को ज्यादा, दोनों को मेंटेन कर लिया। बोलो, व्यक्ति का संतुलित व्यक्तित्व आएगा, बैलेंसिंग व्यक्तित्व है। ठीक है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कहां होती है? अहम के अंतर्गत होती है। और प्रश्न ये एक नहीं, बार बार आए, संतुलित व्यक्तित्व कहलाता है जिसका ईगो प्रभावशाली या शक्तिशाली हो, उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित होता है। बार बार यह प्रश्न पूछा गया। फिर याद रखना, ईगो इड पर आच्छाद रखता है। यह भी आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न यही है कि ईगो इड पर आच्छाद रखता है तो उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है दबाव। ईगो इड पर आच्छाद, आच्छाद का मतलब प्रभाव, कंट्रोल करता है। तो उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया कौन सी होगी? दबाव, प्रेशर। नहीं आई बात समझ में? समझो, मेरे मन में विचार आया कि मैं उस छोरी को देखकर विचार किया कि मैं इसको पीछा करूंगा। बोलो, विचार करके मैंने पीछा तो शुरू कर दिया, लेकिन जैसे आगे बढ़ा 4-5 लोग मिले, उन लोगों को देखकर मेरे मन में विचार आ गया, यार मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये मुझे देख तो नहीं। बोलो, मैं अंडर प्रेशर आया कि नहीं आया? एक चोर ये कहता है मैं चोरी करूंगा, चोरी करने की पूरी प्लानिंग सेट कर लाता, प्लानिंग कहां करेगा? अब वो चोरी करने के लिए जहां पर जाना था वहां पर पहुंच गया। बोलो, खुलेआम जाएगा कि मैं आ गया? क्या करेगा? दबे पांव जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं जो भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। तो गलत करते समय उसके मन में एक डर का भाव रहेगा, प्रेशर का भाव रहेगा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। बोलो, दबाव की प्रक्रिया उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो भी है सही है या गलत का पता यही चल रहा है। फिर याद रखना, इसे कार्य की वास्तविकता का पता चलता है, या इसमें कार्य की वास्तविकता का क्या चलता है बेटा? पता चलता है। मन के इस भाग में कार्य की वास्तविकता का पता चलता है। व्यक्ति सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसका पता किस में चलेगा? तो ईगो के अंतर्गत चलेगा। इसे मन का वकील कहते हैं, वकील या अधिकारी कहते हैं, अधिकारी भी कहते हैं।
याद रहे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण मन के इसी भाग में होता है। व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, बोले व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है उसी के आधार पर पता चलेगा। फिर याद रखना व्यक्ति को समाज में मिलने वाली प्रतिष्ठा वह पहचान इसी भाग से मिलती है। ठीक है, अंतिम बिंदु याद रखना, जिसका ईगो या अहम प्रभावशाली होता है, उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। इसके अंतर्गत आ जाओ, मन के इस भाग में याद करना, मन के इस भाग में व्यक्ति नैतिकता एवं आदर्शों की बातें करता है, मोटी मोटी बातें फेंकता है, आदर्शों की क्या करता है, बातें करता है। यह करो, यह ना करो, बहुत सारी बात कहता ना, तुम्हें ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मतलब लथेड़ कर बातें फेंकने का काम इसमें होता है। इसे आदर्शात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे कौन सा, आदर्शात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। याद रहे मन के इस भाग का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण से होता है। मन के इस भाग का प्रमुख कार्य या उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण या समाज सेवा होता है। इसे ठीक है, लोक देवता की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी, लोक देवता की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लोक देवताओं ने सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए ही कार्य किया। तेजा जी महाराज हुए, पाबू जी महाराज हुए, देवनारायण जी भगवान हुए, तो बोलो जितने भी लोक देवता हुए उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जन कल्याण ही तो था। तो इसे हम इस वर्तमान समय के अंतर्गत हम ये चीजें मानते हैं। फिर याद रखना सी-टेट में सब आपकी क्लास से ही आया सर, पर 3 प्रश्न गलत हो गए धन्यवाद गलत होने के लिए। सारी चीज़ें सही हो जाए ये भी ठीक नहीं है, हमें टॉप नहीं आना है, हमें सेलेक्ट होना है। याद रखना कि अचेतन मन को, अर्धचेतन मन को या सुपर ईगो को सुलभ स्मृति या प्राप्य स्मृति भी कहते हैं। ठीक है, इसे सुलभ स्मृति या प्राप्य स्मृति, प्राप्य, ठीक है, प्राप्य स्मृति भी कहते हैं। सुलभ स्मृति आसानी से, जिसे हम तत्काल बोलते हैं या आसानी से जो याद आए, लेकिन वो चीजें गलती होती है। तत्काल बोलते हैं लेकिन गलती होता है। जल्दबाजी हम कहते हैं जल्दबाजी, वो जल्दबाजी इसी में होती है। याद रखना इसे प्रायत्ता की अवस्था कहते हैं, प्रायत्ता की दशा भी कहते हैं। मतलब व्यक्ति इसमें दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के जन कल्याण के बारे में सोचता है। ये 3 पार्ट आपको ध्यान में रखना है कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए चेतन मन के व्यक्तित्व निर्धारण में कितने पार्ट बताए, 3। व्यक्ति का माइंड 3 भागों में काम करेगा। ठीक है, छापो।
स्लाइड चेंज करो। चेंज।
चेंज। चेंज। जीववाद का संबंध चीनी प्याज है? जीववाद किसे कहते हैं? बालक बालिकाओं के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव कल्पनाएं करना जीववाद कहलाता है। हाँ, ईगो को हम पुलिस मैन भी कह सकते हैं, अधिकारी, वकील हैं। तीनों के अंतर्गत तो अचेतन मन ही सबसे बेस्ट है। पता तो भले हमारे चेतन मन से चलता है, लेकिन अगर अचेतन मन होगा तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं, विचार माइंड काम नहीं करेगा तो फिर मतलब क्या। और माना जाए तो हमारे लिए तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो पहचान है, अच्छे हैं या बुरे हैं, लोगों से जुड़ना वगैरह, ये सारी बातें किस में आ जाती है? तो चेतन मन, ईगो में आ जाती है। चेंज। हाँ बेटा, अरे व्यक्तित्व निर्धारण के लिए, व्यक्तित्व निर्धारण के लिए तो ईगो ही बेस्ट रहेगा। मन का इड ईगो सुपर ईगो के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ भाग माना जाता है। किसको माना जाता है? ईगो को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों आवश्यकताओं के बीच में क्या करता है? संतुलन। हमारी पहचान इसी के माध्यम से होगी, तो हमारे लिए तो बेस्ट यही है। उसका प्रश्न अलग था, आप अलग ट्रैक पे हो। लिखो। ओ भारी, इतना मोटो लिखने आ क्यों हैं? अलग अलग लिखा।
तो ये आपका कौन सा सिद्धांत हुआ बेटा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें मन के कितने भागों का विश्लेषण हुआ? 3, चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। और इसी भाग के आधार पर हमारे व्यक्तित्व निर्धारण में कितने भाग आते हैं? 3, ईड ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, बोलोगे तो नहीं? जो सोचो ईड में, जो बोलो चेतन में मतलब ईगो में, और पश्चाताप के आंसू रो सुपर ईगो में। ठीक है, कि सोचूं तो बोलूं और बोलूं तो सही कि गलत, और उसी के आधार पर नैतिकता। इसी का एक सिद्धांत है सर डेविल एमन, सुपर ईगो को बोल सकते हैं क्या? आदर्शात्मक स्थिति बेटा। एक डेविल एमन का मतलब आदर्शात्मक स्थिति। ठीक है, लिखें आगे दूसरा सिद्धांत। ये कहां चिपक गया रे यार? हाँ साहब, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, आगे लिखो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है नंबर 2, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के जो पापा हैं वो भी सिगमंड फ्राइड ही हैं, सिगमंड फ्राइड। और सिद्धांत कब दिया? ये भी 1900 का ही है। और ये कहां का है? वियना का। सिगमंड फ्राइड कहां का है? वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, सिगमंड फ्राइड दुनिया का एकमात्र ऐसा ठरकी मनोवैज्ञानिक था अब आइए कब से चेहरे पर हंसी, है ना? सिद्धांत इतना मोटा है तो फिर उसको साथ में लेना पड़ता है। बता रहा हूं, तेरी जिज्ञासा बड़ी अलग रहती है ना? सिगमंड फ्राइड दुनिया का एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने यह कहा था कि शैशवावस्था में भी बालक बालिका में कामुकता, लिबिडो या लैंगिक ऊर्जा पाई जाती है, परंतु वयस्कों की भांति उनमें उसे प्रकट करने की क्षमता नहीं होती। सिगमंड फ्राइड बाल विकास का आधार लैंगिक ऊर्जा को मानता था। उसका मानना यह था कि बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी प्रकार की योग्यता को अगर एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो उसमें कामुकता का विशेष योगदान होता है। जबकि अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इस सभी का क्या किया? विरोध किया। इसके शिष्यों ने भी, कार्ल युंग हुआ, एरिक एरिक्सन हुआ, एरिक फ्रोम हुआ, एडलर हुआ, ये सारे इसके विरोधी बन गए कि ये क्या कह रहे हो साहब। लेकिन चीजें देखो, हमारी शिक्षा की शैली ऐसी है कि जो चीजें गलत थी हमें गलत चीजें सिखाएगी, जो कभी किसी चीज को ढंग से सिद्ध नहीं कर पाया हमें वही सिखाया जाता है। नया क्या करना होता है ये हमारे काम की नहीं है, गलत क्या है इसको सीखो। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी ही पढ़ाई गई। तो ध्यान रखना कि सिगमंड फ्राइड दुनिया के एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो बालक बालिकाओं में शैशवावस्था में भी कामुकता की भावना को स्वीकार करते थे, क्योंकि सिगमंड फ्राइड बाल विकास का आधार लैंगिक ऊर्जा या कामुकता को मानते थे, काम प्रवृत्ति को मानते थे। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 5। ओरल स्टेज, कौन सी? ओरल एज, एनाल एज, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। हिंदी में बोले तो मुखावस्था, गुदावस्था, ठीक है, केंद्रीय अवस्था जिसे हम जनेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं, अदृश्य अवस्था और ठीक है सुसुप्तावस्था। अदृश्य अवस्था को हम सुसुप्तावस्था कहते हैं। कितनी अवस्थाएं बताई बेटा? 5। मुखावस्था, गुदावस्था, केंद्रीय अवस्था, अदृश्य अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। ये 5 अवस्थाएं बताई। 5 अवस्थाओं में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कामुकता की भावना, सेक्सुअल पावर जो होता है कौन सी स्टेज में कहां पर होता है ये समझाने का प्रयास किया, और बालक उसी के कारण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करता है। लिखें, सिगमंड फ्राइड विश्व के एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्राइड विश्व के एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्राइड विश्व के एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्राइड विश्व के एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैशवावस्था में भी बालक बालिकाओं में
जिन्होंने शैशवावस्था में भी बालक बालिकाओं में शैशवावस्था में भी बालक बालिकाओं में कामुकता या लैंगिक ऊर्जा की भावना को स्वीकार किया। कामुकता या लैंगिक ऊर्जा की भावना को स्वीकार किया। कंप्लीट। कामुकता या लैंगिक ऊर्जा की भावना को स्वीकार किया और लिखा कि बालक बालिकाओं में शैशवावस्था में भी कामुकता की भावना पाई जाती है। बालक बालिकाओं में शैशवावस्था में भी कामुकता की भावना पाई जाती है। बालक बालिकाओं में शैशवावस्था में भी कामुकता की भावना पाई जाती है, परंतु वयस्कों की भांति उनमें प्रकट करने की क्षमता नहीं होती। परंतु वयस्कों की भांति उनमें प्रकट करने की क्षमता नहीं होती। परंतु वयस्कों की भांति उनमें प्रकट करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, आगे लिखें। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 5 अवस्थाएं बताई। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 5 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था कौन सी है? मुखावस्था, ओरल स्टेज है मुखावस्था। कौन सी अवस्था बेटा? मुखावस्था। 0 से 1 वर्ष, मतलब 1 साल तक का बच्चा। मुखावस्था 0 से 1 वर्ष। अब इस बात को समझो, मुखावस्था ओरल स्टेज के अंतर्गत, ओरल एज में क्या होता है? इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा, सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, कामुकता की भावना को स्वीकार कर रहा है। और ये कामुकता 0 से 1 साल के बच्चे में कहाँ होती? तो मुख में। कह सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के मुख में निवास करती है। इस कारण बालक चूसने एवं काटने का कार्य करता है। हर चीज को लेकर मुंह में खाता है। हमें ऐसा लगता है इसके मुंह में दांत निकल रहे हैं, खुजली चल रही है, इसलिए ये चीजें काट रहा है या चूस रहा है। लेकिन सिगमंड फ्राइड का कहना कुछ और ही है। ठीक है, लिखो। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के मुख में निवास करती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के मुख में निवास करती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं की किसमें? मुख में निवास करती है। इस कारण बालक चूसने एवं काटने जैसी क्रियाएं करता है। इस कारण बालक चूसने एवं काटने जैसी क्रियाएं करता है। आपका हाथ अगर पास में है तो उसी को काटने की क्या करता है? वो कोशिश करता है। कपड़ा खा रहा है तो भी वो मुंह में ही लेगा। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। दूसरी अवस्था आती है बेटा गुदावस्था। कौन सी अवस्था? गुदावस्था। अब गुदी अवस्था कहो, गुदावस्था कहो, 1 से 3 वर्ष। देखो, गुदा का मतलब क्या होता है? गुदा का मतलब एनाल एज तो है, लेकिन एनाल का मतलब क्या होता है? हैं? क्या?
हाँ, मलमूत्र का विसर्जन करने वाली चीजें। अब ये मलमूत्र का विसर्जन करने वाली चीजें कहाँ होती है? हमारे पुट्ठे पे, है ना, पुट्ठे पे, है ना। आपने देखा होगा देखो चीजों को जानना, आपने देखा होगा कि इस अवस्था के अंतर्गत लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं की गुदे में निवास करती है। इस अवस्था में मैंने आपको एक चीज हमेशा समझाई कि क्लास के अंतर्गत यहां पर चढ़ने के बाद सारी चीजें दिल और दिमाग से आती है, ईमानदारी से आती है, फिर वो शब्दों का भेद नहीं होता, ये याद रखना। मैं शब्दों का भेद रखूंगा तो मर्यादा के साथ बोलता हूं, लेकिन चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब मैं आपको गुदा अवस्था या गुदा का मतलब ही नहीं बताऊंगा, फिर तो वो ठीक हो गया। गुदे का मतलब होता है हमारे पुट्ठे, है ना। तो याद रखना, इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के गुदे में निवास करती है। इस कारण बालक इस अवस्था में जिद्दी, आक्रामक और धारणात्मक होता है। सबसे ज्यादा बच्चा जिद्दी 1 से 3 साल के बीच में होगा। हर चीज के लिए जिद्द पूर्वक डिमांड, अगर वो चीजें आप उसकी जिद पूरी नहीं करोगे तो वैसा वो लौटने का खड़ा खड़े उछल उछल कर अपने आप को पटकेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, आप उनको कोई भी चीज नहीं दिला तो वो बैठे बैठे बोलो करता या नहीं करता? मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर उसके पुट्ठे पे ही जाएगा। ठीक है। तो इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के गुदे में निवास करती है। इस अवस्था में बालक क्या होता है? आक्रामक। सबसे ज्यादा गुस्सा, अग्रेसिव जो उसका नेचर होता है वो 1 से 3 साल के बच्चे में होता है। मम्मी पापा से कोई भी चीज की डिमांड कर रहा है, अगर बच्चे को वो डिमांड के अनुसार वो चीजें नहीं मिल रही तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी पापा को भी मारने लगता है, है ना। और पापा भी आ गए, है ना। तो अजय सर नमस्ते। देखो याद रखना, 1 से 3 साल का बच्चा जब होता है वो जिद्दी होता है, आक्रामक होता है और धारणात्मक होता है। क्या होता है? धारणात्मक होता है। मतलब उसके दिमाग में एक बार जो विचार आ गया, सनक बैठ गई, फिर वो वैसा ही करेगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर हम 1 से 3 साल के बच्चे को जैसे गिलास या कटोरी में अगर हम उसको चाय या दूध दे रहे हैं और अगर उसको प्लेट नजर आ गई, आप प्लेट में खाना खा रहे हो, तो वो भी चाय दूध को भी प्लेट में डाल के ही पिएगा। फिर वो कटोरी वो गिलास नहीं चाहिए उसको। कभी कभी तो उसकी सनक ऐसी होती है कि चाय दूध को थाली में डाल के कुत्ते की तरह चाट चाट के पीता है। बोलो उसके दिमाग में जैसा विचार आएगा वो वैसा ही करेगा। एक छोटे 1 से 3 साल के बच्चे को कहो कि बेटा रोड पे मत जाना है, वहां गाड़ी आती तो लग जाएगी, और वैसा उसके दिमाग में वो सनक बैठी हुई, वो जाएगी, धारणा बनी हुई, मुझे जाना मतलब जाने जाना है। तो इस अवस्था में बालक जिद्दी होता है, आक्रामक होता है, धारणात्मक होता है। और सबसे मेजर बात ध्यान रखना, इस अवस्था में बालक अपने अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है। मतलब 1 से 3 साल का बच्चा सुसु पोटी कर दिया, बैठा हुआ है, लिक्विड पास में भरा हुआ है, उसी पे थप थप करता रहता है ना। ये उन लोगों के लिए सबक है जो इस कैटेगरी में आने वाले हैं, ये याद रखना। इस अवस्था के अंतर्गत सारी चीजें विशेष हैं। कि इस अवस्था में बालक अपने अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है। ये डायपर वगैरह तो आज चले हैं जी, हमारे डायपर तो इसी कपड़े जैसे नहीं थे, यही तो थे हमारे डायपर। अब इस कपड़े में कितनी सी ताकत है कि वो आपके लिक्विड को रोक सके। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।